This is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. Continuing with the terminologies of accounting. Start करते हैं with the 37th cost. Cost का मतलब क्या होता है? खर्चा. तो एक्सपेंस का मतलब भी खर्चा होता है, लेकिन कॉस्ट मतलब ऐसा खर्चा जो हमारे प्रोडक्ट और सर्विस के रिलेटेड है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने इससे पहले पढ़ा था एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस में भी हमने खर्चा ही बोला था, लेकिन एक्सपेंसेस और खर्चे में क्या डिफरेंस है? एक्सपेंसेस और कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? कॉस्ट का मतलब ऐसा खर्चा जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है. जैसे एग्जाम्पल, हम पेंसिल बना रहे हैं अगेन, तो हम पेंसिल के लिए हम लीड ले रहे हैं, हम पेंसिल के लिए वर्कर्स को वेजेस पे कर रहे हैं, दैट इज सैलरी पे कर रहे हैं. ये हमारा हो गया रॉ मटेरियल, ये हमारा हो गया सैलरी. इसके बाद कुछ ऐसे खर्चे जो जैसे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया, प्रोडक्ट जैसे लीड को एक फैक्ट्री से पूरी हमारी फैक्ट्री तक लेकर आना, राइट. तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई कॉस्ट. ऐसा खर्चा जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है. तो एक्सपेंसेस क्या हो गए? एक्सपेंसेस मतलब ऐसा खर्चा जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कोई स्टेशनरी ले लो जो हम हमारे डेली ऑफिस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं. हम सपोज चेयर्स परचेज कर रहे हैं ऑफिस के लिए, हम टेबल परचेज कर रहे हैं, हम कुछ बुक्स परचेज कर रहे हैं, तो ये सारे हो गए हमारे एक्सपेंसेस, राइट. कमिंग टू नेक्स्ट, वाउचर. वाउचर एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमें ये बताता है कि कोई ट्रांजैक्शन क्या हुआ था. जैसे कि आप कोई भी आप शॉप पे जाओगे, कुछ परचेज करोगे, तो आपको बिल दिया जाएगा, राइट. सो बिल क्या है? एक तरीके का वाउचर, राइट. अब ये वाउचर हमें बताता है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ, वो कैश ट्रांजैक्शन था, क्रेडिट ट्रांजैक्शन था, वो एक्सपेंस का ट्रांजैक्शन था, इनकम का ट्रांजैक्शन था. जैसे सपोज अभी एक हम वाउचर का फॉर्मेट एक यहाँ पर ऐसा सिंपल वाउचर का लेते हैं, रफ वाउचर. तो ये एक वाउचर है, तो यहाँ पर हमें टॉप पे लिखा रहेगा कि कैश ट्रांजैक्शन, यहाँ पे नेम ऑफ द पार्टी मतलब कि हमने किसको सेल किया, यहाँ पे डेट लिखी रहेगी, और यहाँ पे लिखा रहेगा कैश, कितना पेमेंट हुआ, राइट. वैसे ही अगर क्रेडिट में पेमेंट होता है तो यहाँ पर लिखा रहता है कितना क्रेडिट, मतलब कितना उन लोगों को देना बाकी है, राइट. सो इस तरीके से हर एक वाउचर अलग अलग होते हैं. हर वाउचर यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है. कैश वाउचर हो सकता है कैश ट्रांजैक्शन के लिए, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए क्रेडिट वाउचर, बैंक एक्सपेंस ट्रांजैक्शन, इनकम ट्रांजैक्शन, सेल्स ट्रांजैक्शन, ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनके लिए अलग अलग वाउचर्स दिए जाते हैं. नेक्स्ट का इज डिस्काउंट. डिस्काउंट से आप बहुत यूज टू हो गए, आप कोई भी शॉप पर जाते हो तो आप डिस्काउंट मांगते हो, राइट. सो आपको जो डिस्काउंट मिलता है वो एक तरीके से आपके लिए इनकम हो सकती है. जो बिजनेस, जो एक शॉप वाला आपको डिस्काउंट देता है, सेम डिस्काउंट वो उसके लिए एक्सपेंस हो सकता है. इनकम क्यों? क्योंकि आपको कम पे करना पड़ रहा है. सपोज आपने 10,000 की कोई चीज़ परचेज की, वहाँ पर आप उसको 9,000 ही पे कर रहे हो, तो आपको 1,000 कम पे करना पड़ रहा है. तो 1,000 कस्टमर के लिए हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड, और शॉपकीपर के लिए हो गया डिस्काउंट पेड, डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट अलाउड. तो दो डिस्काउंट्स होते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट रिसीव्ड जो होता है वो हमेशा क्या होता है? इनकम. अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि डिस्काउंट हमेशा कस्टमर ही रिसीव करते हैं. जैसे कि अब हम वापस से रॉ मटेरियल की बात करते हैं. रॉ मटेरियल, और ये है हमारा बिजनेस. तो बिजनेस कहीं और से रॉ मटेरियल परचेज करेगा, तो बिजनेस को भी यहाँ से दूसरी फैक्ट्री से डिस्काउंट मिल सकता है. तो इन शॉर्ट, कभी भी अगर आपके क्वेश्चन में आता है डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए क्या होती है? इनकम. और डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? एक्सपेंस. ठीक है. हम वही एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ पे कोई दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, एक बार उसको भी रीड कर लेंगे. डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड आर द कैश डिस्काउंट. दिस डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स. डिस्काउंट अलाउड व्हेन बिजनेस सेल्स गुड एंड सर्विसेज लेस अमाउंट. हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं, अगर आपको ना पता चले यहाँ पर. When businessmen sells good and receive less amount which is not received is called discount allowed. These expenses of business, example goods of 15,000 sold
इफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इन 10 days 2% डिस्काउंट विल बी अलाउड, राइट। कि हमने किसी को 10,000 दिया है, ऑन द स्पॉट हमने बोला कि इसको 2,000 में हम 2,000 कम पे करेंगे, हम 8,000 ही पे करेंगे, तो डिस्काउंट कितना हो गया 2,000, राइट। ये हमने डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड की बात की। डिस्काउंट अगेन दो कैटेगरीज में डिवाइड है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। जो एक शॉपकीपर है वो दो तरीके के डिस्काउंट्स दे सकता है। कौन से डिस्काउंट? एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में शो नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट मैं बताती हूँ होता क्या है। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट ऐसा होता है कि हम कोई शॉप पे गए और सामने से वो शॉपकीपर बोलता है कि ठीक है, ये 10,000 की चीज़ मैं आपको 9,000 में दूंगा, राइट। सो 1,000 जो हुआ, 9,000 में हमें कोई चीज़ मिल रही है, तो जो 1,000 होगा वो हमारा होगा ट्रेड डिस्काउंट। जो शॉपकीपर सामने से बोलता है कि अभी ये 9,000 की चीज़ आपको मिल रही है, राइट। और ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में हम शो नहीं करेंगे, ना ही तो हम हमारी बुक्स में शो करेंगे, ना ही वो शॉपकीपर अपनी बुक्स में शो करेगा। कैश डिस्काउंट अगर हम बात करें तो हमारा कैश से ही पता चलता है कि शॉपकीपर बोलता है कि देखो अब आपको 9,000 पे करने हैं, राइट। अगर आप अभी की अभी मुझे ये पूरा पेमेंट दे देते हैं तो मैं आपको इस पे और 5% डिस्काउंट देने के लिए रेडी हूँ। ऐसा ये लोग शॉपकीपर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जनरली जो कस्टमर्स होते हैं वो पेमेंट करने में बहुत टाइम लगाते हैं, 3 महीना 4 महीना, फिर बेड डेट हो जाते हैं। इसीलिए शॉपकीपर बोलते हैं कि आप ये 9,000 का अभी एट प्रेजेंट पे करोगे तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप कैश में पेमेंट करो, कैश या चेक जैसे भी आप पे करो तो वो उसको कैश ही माना जाता है, तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे डिस्काउंट को बोला जाता है कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे हमें दोनों वर्ड से ही पता चलता है। ट्रेड मतलब ट्रेडिंग का डिस्काउंट, ट्रेड हम कर रहे हैं मतलब हम किसी और से लेना देना कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसमें जो डिस्काउंट दिया जा रहा है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यहाँ पर ये क्लियरली लिखा गया है। कैश डिस्काउंट, अगर हम कैश में तुरंत पे करते हैं तो कैश डिस्काउंट दिया जाता है। कैश डिस्काउंट हमेशा बुक्स में शो किया जाएगा, हमेशा बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, राइट। हम एक तरीके से ये जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, इसको कैश डिस्काउंट बोल सकते हैं, क्योंकि डिस्काउंट तभी दिया जाता है तब हम कैश में पे करते हैं। अगर हमें कुछ नहीं बोला गया हो क्वेश्चन में कि भाई ये ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है, तो हम उसको कैश डिस्काउंट ही अज्यूम करेंगे, राइट। सो यहाँ पर हमारी हो गई ये डिस्काउंट की बात। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस में ये चीज़ें आती है और बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। इसमें हमें ज़्यादा ना ही तो कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ पे दो ही डिस्काउंट की बात है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में शो नहीं किया जाता, कैश डिस्काउंट बुक्स में हमेशा शो किया जाता है। कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब कैश में पेमेंट किया जाए। ट्रेड डिस्काउंट जनरली सारे बिजनेसमैन हर ट्रांजैक्शन पे अलाउ करते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मशीन्स पे होता है। जैसे कि हमने कोई मशीन खरीदी, यहाँ पे एग्जांपल नहीं है, हमने मशीन खरीदी 5 लाख की, ठीक है। अब ये 5 लाख की मशीन, जैसा हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में करते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि हमने 5 साल का खर्चा 1 साल में किया, इसीलिए हम उसको वो जो आगे के 4 साल का जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है हम उसको एसेट मान लेते हैं कि भाई ये एसेट है, और हर साल हम उसको एक्सपेंस मानते जाएंगे। हर साल का जितना अमाउंट होगा उस साल में हम उसको एक्सपेंस मानेंगे, राइट। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे मशीन में भी होता है कि हमने ईयर 1 में ये मशीन खरीदी 5 लाख की, ठीक है। लेकिन ये 5 लाख की मशीन मेरे को ईयर 1 में ही काम नहीं आएगी, सेकेंड ईयर में भी काम आएगी, थर्ड ईयर में भी काम आएगी, फोर्थ ईयर में भी काम आएगी, फिफ्थ ईयर में भी काम आएगी, राइट। इसीलिए इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, इस पूरे 5 लाख की मशीन को हम बोलते हैं एसेट, और हर साल हम इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन मतलब हम जितना इस मशीन को यूज करेंगे उतना हम बोल देंगे कि हमारा इस साल का खर्चा है, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं वापस इस पे कि हम अभी क्या मान रहे हैं, 5 लाख की मशीन है, हम यहाँ पे साइड में लिखते हैं क्योंकि अभी के लिए ये हमारा एसेट है। ईयर 1, 2, 3, 4, 5,
अब मैं मानती हूँ कि हर साल मैं 10% मशीन का यूज़ करूँगी, ठीक है, हर साल 10% मैं मशीन का यूज़ करूँगी। डेफिनेटली हमें ऐसा नहीं पता चल सकता एग्जैक्ट कि भाई हमने 10% ही यूज़ किया गया, हमने 12% भी यूज़ कर सकते हैं, हम 8% भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऐसा टर्म है कि जो हम एस्टिमेट कर सकते हैं, हमें एब्सोल्युटली नहीं पता होता कि हम एक्चुअल में कितना यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम एक एस्टिमेटेड फिगर लेते हैं। वो 10% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है। यहाँ पर मैं अज्यूम कर रही हूँ 10%। तो यहाँ पर मैं ऐसा अज्यूम करती हूँ कि हर साल ये जो मैंने 5 लाख की एसेट खरीदी है उसका 10% मैं हर साल मशीन यूज़ करूँगी। तो इस केस में मैं क्या करूँगी, हर साल मैं 10% एक्सपेंस बताऊँगी। जैसे फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस क्या होगा, डेप्रिसिएशन मतलब यही मशीन की वैल्यू को यूज़ करना, मशीन की वैल्यू कम होना। कितनी वैल्यू हर साल मशीन की कम हो रही है हमारे यूज़ करने की वजह से, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। कितनी वैल्यू कम हो रही है मशीन को यूज़ करने की वजह से, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो पहले साल कितनी कम होगी, 5 लाख का 10% 50,000, मतलब अब मेरी एसेट कितनी रह गई, 4,50,000, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैंने 50,000 मशीन यूज़ कर ली है, राइट। सेकेंड ईयर में वापस मैं कितना यूज़ करूँगी, 10% 5 लाख का 50,000। तो 5 लाख में से मैंने कितनी मशीन की वैल्यू यूज़ कर ली, 1 लाख। तो अब मेरे पास कितनी मशीन बची, 4 लाख की मशीन, राइट। सो इन शॉर्ट अगर हम डेप्रिसिएशन को एक छोटे से शब्द में, छोटे से समरी में हम अगर समझना चाहें तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू इट्स यूज़। हम उसको यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से जो मशीन की वैल्यू में डिडक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। बेड डेट्स, बेड डेट्स क्या होते हैं, देखो अभी हमने बेड डेट्स पे भी बात की है। डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं, अगेन ऐसे पर्सन जिससे हमें पैसे लेने बाकी है। हमने शॉप का एग्जाम्पल लिया था, शॉप और कस्टमर, राइट। शॉप वाला कस्टमर को सेल्स करता है और कस्टमर बोलता है कि मैं आपको पैसे बाद में दूंगा। तो शॉप के लिए वो कस्टमर कौन हुआ, डेटर, राइट। शॉप के लिए ये कस्टमर कौन हुआ, डेटर। अब यहाँ पे शॉप ने सपोज 1000 रुपीज का कोई सामान बेचा और कस्टमर ने बोला कि मैं आपको 1 महीने बाद ये 1000 रुपीज पे कर दूंगा। लेकिन 1 महीने बाद कस्टमर बोलता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं पे कर सकता, या फिर वो कुछ बोलता नहीं है, वो सिटी छोड़ के चला जाता है, राइट। वो कहीं चला जाता है और पैसे वो देना भूल जाते हैं, या कोई भी केस, ऐसी कोई भी सिचुएशन जिसमें ये कस्टमर वापस से इस शॉप को पैसे नहीं देता, देखो इसके पास तक पहुंचे नहीं, यहाँ पर वो उसको पैसे नहीं देता। तो इस सिचुएशन में ये जो हमारा डेटर होता है वो क्या हो जाता है, बेड डेट। बेड डेट मतलब अब ये ऐसा पर्सन है जिससे मुझे पैसे नहीं मिलने वाले, ऐसा डेटर जिससे पैसे नहीं मिलने वाले, उन डेटर को कहा जाता है बेड डेट। सपोज आप अपने कोई फ्रेंड को रुपीज दो, आपने अपने कोई फ्रेंड को रुपीज दिया है 100, राइट। अब वो बोलता है कि भाई मैं पैसे नहीं दूंगा, या फिर वो स्कूल छोड़ देता है, या जो भी सिचुएशन होती है, तो वहां पे आप उस फ्रेंड को क्या बोलोगे कि वो बेड डेट हो गया। क्यों, क्योंकि उसने मुझे पैसे नहीं दिए, राइट। सो बेड डेट मतलब ऐसा कस्टमर या ऐसा डेटर जिससे हमें पैसे नहीं मिलेंगे और वो हमारे लिए क्या हो जाता है, लॉस, राइट। क्योंकि हमें कुछ पैसे मिलने वाले थे, अब वो नहीं मिलेंगे तो वो हमारे लिए हो गया लॉस। अब आता है नेक्स्ट, सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट। पहले हम इनसॉल्वेंट की बात करेंगे। सपोज यही जो कस्टमर है जिसको 1000 रुपीज़ का सामान बेचा था, वो कस्टमर आके बोलता है कि मैं पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मैं इनसॉल्वेंट हो गया। इनसॉल्वेंट मतलब कि मेरे पास पैसे है ही नहीं, मेरे पास खुद के पास पैसे नहीं है, तो अब मैं तुम्हें कैसे पे करूं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि वो पर्सन खुद बोल दे कि भाई मैं इंसॉल्वेंट हूँ। जब भी कोई एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास पैसे नहीं बचते,
तो वो बैंक के पास जाता है और वो बैंक को बोलता है कि भाई देखो मेरे पास ये एसेट्स है, इतनी लायबिलिटीज़ है, तो आप मेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करो। और जैसे ही एक पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तो उसके सारे ऑब्लिगेशंस पे करने के ख़त्म हो जाते हैं, राइट। जैसे वो 1000 वाला जो कस्टमर था वो बैंक के पास गया और वो बैंक को बोलता है कि आप मेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करो। बैंक ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। अब वो कस्टमर को सपोज 5 जन को पे करना है, ये कस्टमर को 5 शॉप्स वालों को पे करना है। अब वो जैसे ही इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है उसकी इनको पे करने का ऑब्लिगेशन ख़त्म हो जाता है। अब बैंक बोलेगी कि तुम्हें इनको नहीं पे करना क्योंकि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, राइट। सो वो इंसॉल्वेंट कस्टमर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बैड डेट, क्योंकि वो नहीं पे कर पाएगा, राइट। सो ये हो गया इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब ऐसा पर्सन हु पेज हिज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन रेगुलरली, जो अपने सारे जो ऑब्लिगेशंस है जिसको पे करना है वो रेगुलरली पे करता है और उसके पास उतना ही पैसे भी है, तो उसको बोला जाएगा सॉल्वेंट। तो ये हो गया सॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, अगर एक पर्सन इंसॉल्वेंट हुआ तो उसके ऑटोमेटिकली जो भी उसके क्रेडिटर्स हैं, मतलब उसको जिनको भी पैसे देने हैं, ऑटोमेटिकली वो उनको पैसे नहीं देगा, राइट। नेक्स्ट कम इज डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट, ये जो है डेबिट क्रेडिट वो पूरे अकाउंट्स का बेस है। डेबिट एंड क्रेडिट वर्ड्स अगर आपको पता होंगे तो ही आप पूरे अकाउंट्स को आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। यहाँ पर इतने छोटे से सेंटेंस में इसको समझाया गया है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे बताया है तो मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। हम इस पर बहुत डिटेल्ड में डिस्कशन करने वाले हैं। डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब हर एक ट्रांजैक्शन की 2 एंट्रीज होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन मतलब सपोज हमने परचेज किया, गुड्स परचेज किया, राइट। तो यहाँ पर 2 ट्रांजैक्शन क्या हुए, वापस एक शॉप है, राइट, एक शॉप ने सेल किया, सपोज सेल कर रहा है, तो यहाँ पर 2 ट्रांजैक्शन क्या हुए कि वो अपने प्रोडक्ट को दे रहा है और सामने कैश को ले रहा है, राइट। तो यहाँ पर 2 ट्रांजैक्शन हुए। इन दोनों ट्रांजैक्शन में एक ट्रांजैक्शन होगा डेबिट और एक ट्रांजैक्शन होगा क्रेडिट। कब कौन से वाले ट्रांजैक्शन को हम डेबिट बोलेंगे, कौन से ट्रांजैक्शन को क्रेडिट बोलेंगे, ये हम आगे डिटेल में समझेंगे। लेकिन हमारे लिए अभी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। आप कोई भी ट्रांजैक्शन ले लो, सपोज अगर यही शॉप बैंक से लोन ले रही है, राइट, तो यहाँ पर क्या आएगा, फर्म के पास क्या आएगा, कैश, सामने एक और क्या चीज़ आएगी, लायबिलिटी, है ना। कैश आया, सामने उसके सर के ऊपर और क्या आई, लायबिलिटी। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, 2 ट्रांजैक्शन। सपोज एक फर्म कहीं से परचेज कर रही है, रॉ मटेरियल परचेज कर रही है, तो यहाँ पर फर्म के पास क्या आया, रॉ मटेरियल आया, सामने क्या किया, उसने कैश का पेमेंट किया, तो यहाँ पर भी 2 ट्रांजैक्शन हुए, राइट। सो इस तरीके से सारे ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। उन दोनों इफेक्ट में से एक इफेक्ट को बोला जाएगा डेबिट, एक इफेक्ट को बोला जाएगा क्रेडिट। कौन से इफेक्ट को डेबिट बोलेंगे, कौन से इफेक्ट को क्रेडिट बोलेंगे, अगेन हम वो आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट इज अकाउंट। हर एक ट्रांजैक्शन के अलग अकाउंट बनते हैं। जैसे कि एक अगेन शॉप है, वो 10 पर्सन के साथ डील कर रही है, उसका एक तो कस्टमर होगा नहीं, उसके अलग अलग 10 कस्टमर होंगे, एग्जाम्पल ABCD, राइट। सो अब हर कस्टमर के अलग अलग अकाउंट बनते हैं, अलग अलग खाते, जैसे जिसको हम बोलते हैं पहले की लैंग्वेज में खाते। तो ए का सपोज आपने देखा होगा कि शॉप्स के पास एक ऐसे छोटी सी बुक रहती है जिसके आगे की तरफ गणेश जी बने रहते हैं, पीछे की तरफ सरस्वती बनी रहती है, राइट। और हर कस्टमर के लिए वो अलग 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 बुक होती है, राइट। सो वैसे ही यहाँ पर अभी के अकाउंटिंग सिस्टम में वो हम हर अलग अलग बुक ना बना के हर अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। सपोज ए का अकाउंट बनाया जिसके अंदर हमने लिखा कि ए ने कितना परचेज किया, ए ने सामने कितने पैसे दिए, राइट। तो ये इसका अकाउंट बनेगा जिससे हमें पता चलता रहेगा कि ए से अब कितना लेना बाकी है, ए से हमें कितना और पैसा लेना बाकी है, राइट। जैसे हम
कब से डेटर्स, क्रेडिटर्स, डेबिट सेल्स, कैश सेल्स की बात कर रहे हैं, वैसे हम एक अकाउंट ए के बारे में बात करते हैं। इस तरीके का अकाउंट बनता है। खाली ये एक समरी है, ये फाइनल नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हम ऐसे ही उसके लिए बात करते हैं। सपोज ये एक ए का अकाउंट बन रहा है, इस तरीके से अकाउंट बनते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ए को हम बेचते हैं, ए को हम सेल्स करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जहाँ जहाँ हम इसको सेल करेंगे हम इस तरफ लिखते रहेंगे कि हमने क्या क्या सेल किया है और उसकी अमाउंट यहाँ पर। और सामने अगर वो हमें कैश में पेमेंट करता रहेगा, जैसे जैसे वो हमें कैश पे करेगा हम यहाँ पे लिखते रहेंगे कितना उसने कैश दिया है। तो सपोज हमने टोटल उसको 10,000 का सेल किया, सामने उसने 9,000 यहाँ पर टोटल कैश पे किया। तो इस अकाउंट से हमें पता चल जाएगा कि उसको कितना देना बाकी है, 1,000 रुपये, राइट। सो इस तरीके के हर अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं जिससे हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट। सो ये हो गए हमारे सारे टर्मिनोलॉजीज। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, मोस्टली कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक डाउट सेशन होगा एंड फाइनली दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड।